वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 क्वेश्चन के सीरीज के एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आप किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर इन 1500 क्वेश्चन को आप कंप्लीट देखते हैं और बार बार इसका रिवीजन करते हैं तो सी सेट का पेपर किसी भी प्रकार का आ जाए आप उसे आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। प्रश्न संख्या 19 यहाँ पर दिया है। इससे पहले की वीडियोज में हम लोगों ने 18 नंबर तक के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रखा है। 19 में क्वेश्चन क्या दिया है कि ये एक संख्या दी है 23 माइनस 4 करड़ी में 15 का वर्गमूल है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प इसका वर्गमूल होगा। सेम यही डेटा यहाँ पर दिया है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसका वर्गमूल करने जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। तो इसका बेसिक तरीका पता है क्या है? आप ऑप्शन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन मेथड से करने का मतलब है कि इसका वर्गमूल पूछा है। वर्गमूल का मतलब नीचे जितनी भी संख्या दी गई है ये सब क्या है? ये वर्गमूल है। अगर आप इसका वर्ग कर देंगे तो ऊपर की संख्या मिल जाएगी। चलिए हम विकल्प ए से शुरू करते हैं। विकल्प ए में क्या दिया? देखिए यहाँ पर दिया √5 माइनस 2√3। आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये फार्मूला लगेगा। ए स्क्वायर मतलब 5, क्योंकि करड़ी का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4 3 12 और माइनस 2ab 2 इंटू 2 मतलब यहाँ पर आ जाएगा और इंटू √15। देखिए 12 और 5 17 हो जाएगा माइनस 4√15। तो 17 4√15 यहाँ पर नहीं मिला है तो ये पहला वाला उत्तर इसका नहीं हो सकता। विकल्प ए इसका उत्तर नहीं बनेगा। विकल्प बी को देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया? देखिए विकल्प बी में दिया 2√5 माइनस √3। इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब है 2√5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 मतलब यहाँ पे ए का मान रखेंगे 2√5 और फिर बी का मान रखेंगे √3। देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 5 का स्क्वायर होगा तो करड़ी का मतलब स्क्वायर होगा तो करड़ी हट जाएगा, प्लस यहाँ से करड़ी हट जाएगा और माइनस 2 दूना 4 और √15। देखिए 5 का 20 3 23, यहाँ पर आ गया 23 माइनस 4√15 मतलब 23 माइनस 4 करड़ी में 15। देखिए क्वेश्चन मैच कर गया तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। तो दोस्तों, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिले इसको बेसिक से आप करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसका सामान्य तरीका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प बी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 3 cot 6 cot 9 डॉट डॉट डॉट, ये आपको cot 93 तक निकालना है ना। सेम ये डेटा यहाँ पे दिया cos 30 60 90, थोड़ा सा अलग हो गया हिंदी इंग्लिश में, कोई फर्क नहीं है। देखिए 30 60 90 से करेंगे तो भी आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 3 6 9 12 15 ऐसे भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इन सबका गुणा कराना है। जो cot 90 होता है, cot 90 की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है? 0 होती है। अगर cot 90 की वैल्यू 0 होती है, देखिए यहाँ पर cot 90 आ रहा है ना, ये 0 हो जाएगा। और इसमें भी जब आगे बढ़ेंगे तो 93 से पहले 90 आएगा, cot 90 मतलब cot 90। जब cot 90 का 0 है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि सब गुणा है। तो आगे आपको चेक ही नहीं करना है। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? द एवरेज एज ऑफ 21 स्टूडेंट एंड देयर टीचर्स इज 15 ईयर्स। If the teacher's age is excluded, the average age reduces by 2. What is the teacher's age? देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 21 स्टूडेंट और उनके टीचर, मतलब देखिए 21 स्टूडेंट है और प्लस में उनका क्या है? उनके टीचर है। स्टूडेंट और प्लस में एक टीचर। जब इनके एवरेज एज की बात करेंगे तो ये कितना आता है? 15 आता है। अगर यहाँ से हम टीचर को निकाल दें, मतलब सिर्फ स्टूडेंट की बात करें, सिर्फ 21 स्टूडेंट की बात करें तो उनकी जो एवरेज एज हो जाएगी ये 13 वर्ष हो जाएगी क्योंकि 2 कम हो जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि बताइए टीचर की आयु कितनी। आपके पास कई तरीके हैं, हम इसको स्मार्ट तरीके से करते हैं ताकि इसमें समय ना वेस्ट हो। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे समझिए, जब हमने टीचर के एज को निकाला है तो 2-2 ईयर सबका कम हो गया। जब एवरेज में से आप बाहर निकालेंगे तो टीचर का भी एवरेज बाहर आएगा, मतलब जो टीचर बाहर जा रहे हो 15 वर्ष का है। अब साथ में 21 बच्चों
बच्चों के एज में 2-2 वर्ष की कमी आ गई है ना, मतलब 21 दूना 42 वो एक्स्ट्रा लेकर गया, तो प्लस 42 कर देंगे, 42 और 15 57, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। बाकी इसको बेसिक से करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसको करने का तरीका क्या होगा, ऐसे समझना है, 21 स्टूडेंट और एक टीचर 22 लोग हैं, इनकी एवरेज एज कितनी है 15 वर्ष है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15, ये टोटल एज आपको मिल जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे, हमने टीचर को बाहर कर दिया, 21 लोग हो जाएंगे और इनकी एवरेज एज कितनी है 2 कम हो गया मतलब 13 हो गया, तो यहाँ पर 13 लिख लेंगे। अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा आराम से, 22 में 15 का गुणा होगा तो 330 आ जाएगा, है ना, 22 15 330 हो जाएगा। और 21 में अगर 13 का गुणा करेंगे तो 210 और 21 ने 63 273, है ना, 273 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे देखिए 30 यहाँ से बच रहा है और 27 यहाँ से बच रहा है, तो 57 वर्ष ऐसे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आप किसी भी विधि से कीजिए, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया, यदि x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 तो आपको बताना है x³ प्लस 1/x³। देखिए क्वेश्चन दिया है x² माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 0 और आपसे पूछा जा रहा है x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जब कभी भी ऐसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर किसी भी प्रकार का इक्वेशन दिखे, पावर 3 हो 4 हो 5 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी x का मतलब ये देखिए जैसे जो सेकंड गुणांक होगा, जो x होगा या फिर ऐसे समझिए जो पावर होगा ये x है ना, तो x से इन सब में पूरे इक्वेशन में भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो ऐसे बन जाएगा x, मतलब ये x से x कट जाएगा, -4 और प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको हम 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 आ गया। और जब कभी भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू n होता है तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू होता है n³ माइनस 3n। अब n³ की वैल्यू है 4, 4 का क्यूब 64, माइनस 4 3 12, 64 में से 12 गया 52, इसका सही उत्तर आएगा विकल्प बी। बाकी इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना और इसको यहाँ पर रख करके चेक कर लीजिएगा। ये इसका स्मार्ट अप्रोच है, हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 23 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कुछ कथन दिया गया और आपको बताना है कि इसमें देखिए एक अभिकथन है और एक कारण है। अभिकथन को देखना और कारण को देखना और बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। अभिकथन दिया है जल वाष्प सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, पहला पॉइंट ये दिया, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही, जो जल वाष्प है ये महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा पॉइंट दिया जल वाष्प अपने वजन और मात्रा दोनों ही गुणों द्वारा सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ग्रीन हाउस गैस है और इसमें लंबी तरंग विकिरणों को अवशोषित करने और पृथ्वी की सतह पर वापस उन विकिरणों को परावर्तित करने की सभी ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में उच्चतम क्षमता है। तो दूसरा पॉइंट भी सही है। देखिए यहाँ पर ये जो ए है ना, ये जो अभिकथन है, आर इसका एकदम सटीक एक्सप्लेनेशन देता है, मतलब सही व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी देता है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, निम्नलिखित अभिकथन पर विचार करें। आपको इन अभिकथन को देखना है और इसमें से बताना है कौन सा क्वेश्चन सही है। पहला पॉइंट दिए हमारे सौरमंडल में केवल 8 आधिकारिक ग्रह शेष रह गए, बिल्कुल सही है, ग्रहों की संख्या 8 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, है ना। देखिए इसमें जो लास्ट का यम था इसे बाहर कर दिया गया तो अरुण वरुण तक है। आगे इसमें दिया कारण की बात करेंगे, 2006 के बाद से सौरमंडल के तत्कालीन 9वें आधिकारिक ग्रह प्लूटो को उसके छोटे आकार के कारण बौना ग्रह माना जाता है। देखिए ये भी पॉइंट सही है, लेकिन देखिए अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इसमें बताना है कौन सही है। ए सही है, ये भी सही है, मतलब बी भी, आर भी सही है, दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सटीक व्याख्या नहीं करता है। जो तथ्य यहाँ पर दिया है ना इसके अनुसार तो व्याख्या नहीं हो रहा है, तो इसका उत्तर बनेगा ए, मतलब दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों का सही निष्कर्ष चुने। आपको बताना है कि इन कथन का कौन सा निष्कर्ष सही होगा। पहला है मेरे सेक्शन के सभी छात्र मास्क पहनते हैं। दूसरा कथन दिया अनुराग मास्क नहीं पहनता है। देखिए दो स्टेटमेंट दिया, पहला स्टेटमेंट है कि मेरे सेक्शन में सभी छात्र मास्क पहनते हैं और दूसरा दिया है कि अनुराग मास्क नहीं पहनता है। फिर निष्कर्ष क्या है, अनुराग मेरे सेक्शन का छात्र नहीं है। ठीक, देखिए अब ये पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुराग अगर आपके सेक्शन को होता तो मास्क पहनता, अनुराग हेलमेट पहनता है, ये तो एकदम गैर तार्किक बात है। अनुराग हेलमेट पहनता है, यहाँ पर कथन से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो दूसरा गलत है, अनुराग मेरे सेक्शन का नहीं, ये सही हो जाएगा, विकल्प ए क्वेश्चन का उत्तर बनेगा, केवल एक अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों में से सही निष्कर्ष चुने। यहाँ पर कथन दिया और यहाँ पर निष्कर्ष दिया। कथन क्या है, कुछ नक्षत्र सितारे हैं, तो चलिए हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए जो सम
सी जो है ये क्या है, ये स्टार्स हैं, ठीक, मतलब ऐसे हैं। आगे दिए ऑल स्टार्स आर गैलेक्सी, जितने भी स्टार्स हैं सब स्टार्स क्या हैं, गैलेक्सीज हैं। तो यहाँ पे हमने ये वेन डायग्राम बना लिया। इसका कंक्लूजन क्या है, सभी नक्षत्र आकाश गंगा है। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितने भी सी हैं ये सब गैलेक्सीज हैं। तो देखिए सब के सब सी गैलेक्सी, ये तो नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि सम सी आर जी, सम सी जी है, ये बिल्कुल सही है, ये वाला सी जी हो जाएगा, यहाँ पर सही है। तीसरा है आल जी आर सी, आल जी आर सी, ये भी गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा फॉलो कर रहा है, तीसरा, पहला और तीसरा नहीं फॉलो कर रहा है। तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण व्यवस्था के ब्लॉक आरेख के तत्व हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन संप्रेषण व्यवस्था मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम में के अंग हैं। तो देखिए प्रेषक मतलब जो सेंडर है ये है, एनकोडिंग मतलब इसमें इनकोडिंग होगी, ये भी है, चैनल ये भी होगा, डिकोडिंग ये भी होगा और रिसीवर ये भी है। तो जितने दिए हैं सब के सब यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम के अंग हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, मतलब सभी के सभी इसके अंग बनेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 दिए। 28 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ये बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। आप एक गहन पाठक बन जाते हैं जब आप एक उड़ान में अपनी यात्रा के दौरान एक यादृच्छिक पत्रिका पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए ये बोला जा रहा है कि अगर आप अपने उड़ान के दौरान पत्रिका पढ़ रहे हैं तो गहन पाठक हैं, तो ये तो अतार्किक है, गलत हो जाएगा। हमारे दिन प्रतिदिन पढ़ने की सबसे प्रचलित तरीका बोल बोलकर पढ़ने का, ये भी गलत है, 2 पॉइंट गलत हो गया। तीसरा पॉइंट है संप्रेषण कौशल आपके व्यवहार कौशल का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। चौथा पॉइंट दिए इम्प्रूवमेंटू एंड एक्सटेम्पोरियस, यह 2 अंतर संबंधित शब्द है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर देखिए, ये भी पॉइंट सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा दोनों सही है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए सही कौन नहीं है, पहला और दूसरा नहीं सही, तो विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर अभिकथन दिया और यहाँ पर इसका कारण दिया। एक बीपीओ पेशेवर रूप से किसी भी व्यक्ति को हमेशा अपने ग्राहकों को कॉल करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए, बिल्कुल सही है। आगे दिए यदि ग्राहक सहायता विभाग ग्राहकों की सराहना करने में विफल रहता है तो वे अपनी आवश्यकताएं कहीं और से पूरा कर सकते हैं, ये भी सही है। तो देखिए अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और अभिकथन की व्याख्या भी कारण कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए और आर दोनों सही है, और आर ए का स्पष्टीकरण भी देता है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या दिया है, संगठनात्मक संप्रेषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया, आमतौर पर किसी भी संगठन के कर्मचारियों को कार्यालय के बाहर अपनी कार्यस्थल की राजनीति पर चर्चा नहीं करने की सलाह दी जाती, सही तथ्य है। आगे दिया है, आमतौर पर किसी भी संगठन के कर्मचारियों को उनके कार्यालय मैनुअल का उल्लंघन करने की सलाह नहीं दी जाती, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है, संगठनात्मक संप्रेषण के तहत आमतौर पर पदानुक्रम के कुछ मानक नियमों को पालन किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही, तो इसका उत्तर बनेगा उपर्युक्त सभी, विकल्प डी। तो दोस्तों ये हम लोग की क्लास रही। अब अगली क्लास में आपसे मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।